आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मजबूर पिता। ये कहानी एक पवन नाम के व्यक्ति की है। पवन एक किसान था। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था। वो अपने खेत में खेती किया करता था। इससे उसका गुजारा काफी अच्छा चल रहा था। वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। पवन अपनी बेटी सुनीता के साथ रहता था। कुछ वर्ष पहले पवन की पत्नी का देहांत हो गया था, परंतु पवन ने दूसरा विवाह नहीं किया था। पवन अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। उसने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया था। अब सुनीता भी बड़ी हो गई थी। तब पवन सुनीता के लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगा, परंतु इस बात से सुनीता खुश नहीं थी। एक बार की बात है, तब सुनीता पवन से कहती है कि पिताजी, मुझे किसी से भी विवाह नहीं करना है। तब पवन कहता है कि अरे बेटी, ऐसे बातें क्यों करती हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक न एक दिन लड़कियों को विवाह करके अपने घर जाना ही होता है। तब सुनीता कहती है, क्यों पिताजी, क्या ये मेरा घर नहीं है? तब पवन कहता है कि अरे नहीं मेरी बच्ची, ये तू कैसी बातें कर रही है? ये जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। इस पर सुनीता आगे कहती है कि तो फिर पिताजी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे विवाह नहीं करना। अगर मैं विवाह करके चली गई तो मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और उसके बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? तब पवन कहता है कि बेटी, मैं तो कुछ वर्षों का मेहमान हूं। मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? उसके बाद तू अकेली रह जाएगी। इसलिए अच्छा है कि तू अभी समय से विवाह कर ले, ताकि तू अपने घर में आराम से रह सके और तुझे किसी बात की चिंता न हो। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और पवन का एक रिश्तेदार उसके पास आता है और उससे कहता है कि पवन, मैंने तुम्हारी बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़का शहर में नौकरी करता है, उनका घर बार और लड़का भी बहुत ही अच्छा है। इसलिए तुम सुनीता बिटिया का रिश्ता उससे कर दो। तब पवन उसकी बात मान लेता है और उसके बाद लड़के के घर वाले सुनीता को देखने आते हैं। तब पवन को वो लड़का काफी पसंद आता है और वो ठान लेता है कि वो सुनीता का विवाह इसी लड़के से करेगा। लड़के वाले पवन से जितने दहेज की मांग करते हैं, पवन उतना दहेज देने के लिए मान जाता है, क्योंकि पवन ने सुनीता के विवाह के लिए कुछ पैसे जोड़कर रखे थे। तब पवन सोचता है कि आखिर ये मेरी इकलौती बेटी है और क्यों न मैं उसका विवाह बड़ी धूमधाम से करूं। आखिर मुझे ये जमीन जायदाद अपने साथ लेकर थोड़ी जानी है। तब पवन अपना आधा खेत बेचने का निर्णय लेता है और अपनी बेटी का विवाह यश के साथ धूमधाम से कर देता है। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था। सुनीता का पति यश शहर में नौकरी करता था, इसलिए वो कुछ महीनों बाद ही घर आया करता था। सुनीता की सास कमला और उसकी ननंद नेहा दोनों बहुत ही घमंडी थी। सुनीता जब भी खाना बनाती, वे दोनों हमेशा उसके खाने में कमियां निकालती थी। इसी तरह एक दिन जब सुनीता सबको खाना परोस रही थी और सब खाना खाने बैठ जाते हैं, तब कमला कहती है कि हे भगवान, कितना बेस्वाद खाना बनाया है, इसे देखकर तो मेरा मन ही भर गया। तब सुनीता कहती है कि माँ जी, आखिर खाने में कमी क्या है? तब कमला कहती है कि एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान भी लड़ाती है। तो सुनीता कहती है कि नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। फिर नेहा आगे कहती है कि भाभी, क्यों आप खाम खा ही माँ से बहस कर रही हो? आगे से खाना ठीक से बनाना। तब सुनीता कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बाद कमला फिर से सुनीता के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि ला बहू, तेरे पास जितने भी गहने हैं सब मुझे दे दे। तब सुनीता कहती है कि परंतु माँ जी, वो गहने तो मेरे हैं, आप इन गहनों का क्या करेंगी? तब कमला कहती है कि हे भगवान, कैसी बहू दे दी तूने मुझे? अरे तू तो मुझसे हर बात में बहस करने लग जाती है।
तब सुनीता कहती है कि माँ जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूं, मैं तो केवल आपसे पूछ रही हूं। तब कमला आगे कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा ना, तू चुपचाप वो सारे गहने मुझे दे दे। अरे मैं इस घर की बड़ी हूं और सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं इन गहनों को अपने पास संभाल कर रख लूंगी। उसके बाद सुनीता ये बात मान जाती है और अपने सारे गहने कमला को दे देती है। इसी तरह कमला और नेहा सुनीता को काम के लिए भी परेशान किया करते थे। वे दोनों सारा दिन हुक्म चलाती और सुनीता से सारा घर का काम करवाती। वे ना ही कभी उसके किसी काम में सहायता करती थी। वे हर समय सुनीता के हर काम में कुछ न कुछ कमियां निकालती ही रहती थी। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था। इन सभी से सुनीता समझौता कर लेती है और वो ये बात अपने पति यश को नहीं बताती कि उसकी सास और उसकी ननद उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। वो हमेशा यही सोचती है कि एक बेटे को उसकी माँ और उसकी बहन के खिलाफ भड़काना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए उसने कभी भी इन छोटी मोटी समस्याओं का जिक्र यश से नहीं किया था। परंतु अब जो होने वाला था उसकी कल्पना सुनीता ने कभी नहीं की थी। तब एक दिन कमला नेहा से कहती है कि तुझे पता है, जो हमारी पड़ोसिन है ना, वो बता रही थी कि उसकी बहू कितना दहेज लेकर आई है। वो तो अपनी बहू की खूब तारीफ कर रही थी, और एक हमारी बहू को देखो, जो उसने हमें इतने कम में निपटा दिया। अरे हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। ऐसे बेटे के लिए तो ज्यादा दहेज बनता था। तब नेहा कहती है कि अरे माँ, तो अब और मांग लो ना। तो कमला कहती है कि अब भला कैसे मांगू। तब नेहा कहती है कि माँ, तुम भाभी को बोलो कि वो अपने पिता से कुछ रुपए लेकर आएगी। वैसे भी भाभी अपने पिता की इकलौती संतान है, तो जो भी उनकी जमीन जायदाद है वो सब भाभी की ही हुई। तब कमला कहती है कि हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। उसके बाद कमला सुनीता के पास जाकर उससे कहती है कि हमें और दहेज चाहिए, तुमने उस समय हमें बहुत ही कम दहेज दिया था। तब सुनीता कहती कि माँ जी, आपने मेरे पिता से जितना कहा था उन्होंने उससे ज्यादा ही दहेज दिया था। उन्होंने दहेज की वजह से अपना आधे से ज्यादा खेत भी बेच दिया। अब भला मेरे पिता और पैसे कहां से लाएंगे। उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी उन्होंने वो भी दे दी। तब कमला कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे और दहेज चाहिए, इस बारे में तू अपने पिता से जाकर बात कर। तब सुनीता ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने पिता से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। उसके बाद कमला कहती है कि ठीक है, मैं तुझे अभी बताती हूं। उसके बाद कमला सुनीता को बहुत ज्यादा मारती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और कमला और नेहा सुनीता को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। अब तो उनका रोज का ही हो गया था, वे सुनीता को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे। तब एक दिन कमला सुनीता से फिर से कहती है कि वो अपने पिता से कुछ पैसे मांग कर लाए। तब सुनीता दोबारा ऐसा करने से मना कर देती है। तो उस दिन कमला गुस्से में सुनीता को बहुत ज्यादा मारती है, पर उसके बावजूद सुनीता और दहेज लाने से मना कर देती है। तब कमला सोचती है कि इस तरह इसे मारने से काम नहीं चलेगा, तो वो सुनीता को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि जब तक वो रुपए लेकर नहीं आएगी तब तक वो उसे घर में नहीं आने देगी। तब सुनीता बार बार कमला से विनती करती है कि वो उसके साथ ऐसा न करे, पर कमला और नेहा दोनों ही उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद सुनीता अपने पिता के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। तब पवन कहता है, कोई बात नहीं बेटी, मैं तुझे कुछ रुपए दे देता हूं, कम से कम इससे तेरा घर तो बर्बाद नहीं होगा। तो सुनीता कहती है कि नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, ये सब गलत है। पवन सुनीता को बार बार समझाता है, परंतु सुनीता उन्हें पैसे देने के लिए मना कर देती है। उसके बाद पवन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से जाकर बात करता हूं
और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। शायद वो मेरी बात मान जाए। उसके बाद पवन कमला के पास जाता है और उससे कहता है कि वे उसकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार न करें। परंतु कमला पवन की किसी बात पर ध्यान नहीं देती और बार बार उससे पैसों की मांग करती है। तब पवन कहता है कि ठीक है, मैं अपना खेत बेचकर आपको पैसे दे दूंगा, परंतु इस बारे में सुनीता को नहीं पता चलना चाहिए और ना ही आप दोबारा कभी उसके ऊपर हाथ उठाएंगे। तब कमला पवन से कहती है, ठीक है, अगर तुम हमें पैसे दे दोगे तो हम तुम्हारी बेटी को कभी परेशान नहीं करेंगे। इस बात से पवन को थोड़ी राहत मिलती है और वो वापस आकर सुनीता से कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हारे ससुराल वालों को समझाया है और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो आगे से तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। अब तुम अपने घर जा सकती हो। तब सुनीता भी अपने पिता की बातों पर विश्वास करके वापस अपने ससुराल आ जाती है। उसके बाद पवन अपने खेत का बचा हुआ हिस्सा भी बेचकर उससे जितने भी पैसे मिलते हैं वो सब कमला को दे देता है। इससे कमला बहुत खुश हो जाती है और वो कुछ दिनों के लिए सुनीता को परेशान करना बंद कर देती है। तब सुनीता भी खुश हो जाती है कि आखिर सब ठीक हो ही गया। परंतु ऐसा नहीं था। कमला दोबारा अपने असली रंग दिखाने लग जाती है और वो सुनीता को फिर से बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। वो हर छोटी छोटी बात पर सुनीता को डांटती रहती है और उसके साथ मारपीट किया करती थी। सुनीता अपनी सास के सारे जुल्म सहती थी। वो सोचती है कि कम से कम उसकी सास अब उससे पैसों की मांग तो नहीं कर रही। ये सोचकर सुनीता सब कुछ बर्दाश्त कर लिया करती थी। सुनीता का कई बार मन करता है कि वो अपने घर जाकर अपने पिता से मिले, परंतु जब भी वो वहां पर जाने का जिक्र करती है तभी कमला उसे डांट दिया करती थी और उससे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तब सुनीता कमला से कहती है कि माँ जी, मेरे पिता अकेले रहते हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूं, तो मेरा इतना तो अधिकार बनता है कि मैं एक बार उनसे जाकर मिलूं और उनका हाल चाल पूछ लूं। परंतु इसके बावजूद कमला सुनीता को जाने से मना कर देती है। वो हमेशा आग में घी डालने का काम किया करती थी। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और अब सब चीजों की अति हो चुकी थी। सुनीता से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो निर्णय करती है कि आज तो वो अपने पिता से मिलने जरूर जाएगी। तब वो कमला के पास जाती है और कहती है कि मुझे अपने पिता से मिलना है, कृपया करके आप मुझे जाने दीजिए। तब कमला कहती है कि तू कहीं भी नहीं जाएगी। अगर तू गई तो इस घर में तुझे कभी वापस नहीं आने दूंगी। तब सुनीता कहती है, ठीक है बाजी, पर मुझे अपने पिता से मिलना ही होगा, इसलिए मैं उनसे मिलने आज जरूर जाऊंगी। कमला सुनीता को रोकती है, पर सुनीता उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो अपने पिता से मिलने उनके घर पर आती है। जब सुनीता वहां पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो कोई और व्यक्ति दरवाजा खोलता है। तब सुनीता उस व्यक्ति से पूछती है कि वे लोग कौन हैं और उसके घर में क्या कर रहे हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि अभी ये हमारा घर है, हमने कुछ महीने पहले ही एक पवन नाम के व्यक्ति से इस घर को खरीदा है। जब सुनीता ये बात सुनती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तब सुनीता घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। वो सोचती है कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया और वो अब कहाँ चले गए। सुनीता की ऐसी हालत देखकर उसका पड़ोसी उसके पास आता है और उसे सारी बात बता देता है कि किस तरह एक बार कमला पवन के पास आई थी और उससे बार बार पैसों की मांग कर रही थी। कमला ने पवन को धमकी दी थी कि अगर वो उसे और पैसे नहीं देगा तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। तब पवन उस समय अपने इस घर को भी बेच देता है। तब सुनीता उस व्यक्ति से पूछती है कि क्या आप जानते कि मेरे पिता इस समय कहाँ पर हैं? तब सुनीता का पड़ोसी उदास होकर उससे कहता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया।
जब सुनीता ये बात सुनती है तो उसे बहुत गहरा झटका लगता है। सुनीता बहुत ज्यादा रोने लगती है और फिर वो थोड़ी देर बाद अपने ससुराल चली जाती है। अपने ससुराल पहुंचकर वो कमला से कहती है कि उसने ये जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही होगा। सुनीता कमला को बहुत भला बुरा कहती है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद सुनीता कसम खाती है कि वो कभी भी अपने ससुराल में कदम नहीं रखेगी। इस तरह कुछ दिन बाद यश वापस घर आता है और वो देखता है कि सुनीता घर पर नहीं है। तब कमला उससे कहती है कि सुनीता ये घर छोड़कर चली गई है और वो यश को सुनीता के खिलाफ भड़काने लगती है। परंतु यश को उन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक दिन यश सुनीता के घर जाने का निर्णय लेता है और वहां जाकर देखता है कि अब वहां पर कोई और रहने लगा है। तब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो उनके पड़ोसी से पूछता है कि आखिर सुनीता और पवन कहाँ पर है। उसके बाद वो व्यक्ति यश को सारी बात बता देता है। जब यश ये सब बात सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके पीछे से सुनीता के साथ इतना सब हो गया और उसे कुछ पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ यश को अपनी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो अपने घर जाता है और कमला से कहता है कि माँ, आपने जो कुछ भी सुनीता के साथ किया वो बहुत ही गलत किया है। इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा और आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगा और अपने मरते दम तक ना ही आपका चेहरा देखूंगा। जब कमला ये सब बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और यश से अपने किए की माफी मांगने लगती है। परंतु इस बार यश उसे क्षमा नहीं करता और अपना घर छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद यश सुनीता को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि सुनीता वहीं पास के एक आश्रम में रहती है। तब सुनीता के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, परंतु सुनीता उसके साथ चलने से मना कर देती है। तब यश उसे सारी बात बताता है कि उसने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ लिए और अब वो कभी भी सुनीता को अकेला नहीं छोड़ेगा। जब सुनीता ये सब बात सुनती है तो वो यश के साथ चलने को तैयार हो जाती है। उसके बाद यश सुनीता के साथ अपना गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर में चला जाता है। अब यश सुनीता को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था जो कुछ भी सुनीता के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। इसलिए वो हमेशा अब सुनीता के साथ ही रहता था और उसके बाद फिर वो कभी अपनी माँ से भी नहीं मिला।